जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग को आज फिजिक्स का फिजिक्स भौतिक में मानव नेत्र के ऑब्जेक्टिव सेक्शन की बात करते हैं कि मानव नेत्र में क्या होता है, कैसे ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, कैसे पूछा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर के नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार, देखिए कहता क्या है। मानव नेत्र माने हमारी आंख। हमारी आंख से जितना भी संसार में है जीव जंतुआं, जो भी चीज देखते हैं वो क्या चीज से देखते हैं? हम आंख से देखते हैं। क्या से देखते हैं? आंख। यानी आंख दो वस्तुओं का, आंख जो है पूरक है प्रकाश का। अगर प्रकाश रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। वस्तुआं जो है वह आंख और प्रकाश पर निर्भर करता है। तो मान लिया जाए कि अगर प्रकाश है, हमें आंख नहीं है, तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि आंख है और वहां पे प्रकाश नहीं है, तो हम किसी वस्तु को भी नहीं देख सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस है। यही चैप्टर, इसी के चैप्टर के बारे में पढ़ना है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा क्या संसार। देखिएगा एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आती है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आता है? मान लिया कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए दे दिया जाए आपको, सचित्र वर्णन करें। फिर आपको क्या दे सकता है? दृष्टि दोष दे सकता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, ये सब 5 नंबर के। फिर आपको दे सकता है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ये सारी वस्तुएं ये सारी आपको प्रश्न एग्जाम में क्या कर सकता है? दे सकता है। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। देखिए कैसे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, आप लोग चैप्टर का नाम ही है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर का नाम है कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा क्या संसार, नाम है इस चैप्टर का नाम है कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखिए चैप्टर नंबर, सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन की बात करते हैं। कहता है आपको, देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, इसमें थोड़ा सा उल्टी हो गया। समझिए, बोलता है कि मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र की भांति व्यवस्था करता है। मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र की भांति व्यवहार करता है कि मानव नेत्र क्या है? तो एगो प्रकाश में देखने का एगो यंत्र है जिसको हम देख सकते हैं। प्रकाश में किसी वस्तु को तो किसकी सहायता से? आंख की सहायता से। तो वही कह रहा है कि मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र की भांति व्यवहार करता है। ऑब्जेक्टिव आएगा कि मानव नेत्र कैसा व्यवहार करता है? तो एक प्रकाशीय यंत्र की भांति व्यवहार करता है। कौन व्यवहार करता है? मानव नेत्र। कौन व्यवहार करता है? मानव नेत्र। किसकी भांति? तो प्रकाशीय यंत्र की भांति। प्रकाशीय यंत्र की भांति कौन व्यवहार करता है? तो मानव नेत्र। कौन व्यवहार करता है? मानव नेत्र। मानव नेत्र किसकी भांति व्यवहार करता है? तो प्रकाशीय यंत्र की भांति। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है कि मानव नेत्र एक उत्तल लेंस का तरह व्यवहार करता है।
किस लेंस के तरह? उत्तल लेंस के तरह। मानव नेत्र एक उत्तल लेंस की भांति भी क्या करती है? व्यवहार करता है। यानी कोई पूछेगा कि लेंस मानव नेत्र में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसमें? मानव नेत्र में। दूसरा सवाल पूछेगा मानव नेत्र में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। मानव नेत्र में हमारी आंख जो है उसमें किस लेंस लगा रहता है, तो उत्तल लेंस लगा रहता है। फिर पूछ सकता है कि मानव नेत्र किसकी भांति व्यवहार करता है, तो प्रकाशीय यंत्र की भांति व्यवहार कर सकता है। प्रकाशीय यंत्र की भांति कौन व्यवहार करता है, तो मानव नेत्र व्यवहार करता है। फिर सवाल है कि मानव नेत्र में कौन लेंस लगा रहता है, तो उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। बोलता है आंख द्वारा अपने सिलियरी मांसपेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपनी लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है। ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कई मार्क्स में पूछा जाता है? 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। इस बार भी मैट्रिक में पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो कहता है कि आंख द्वारा अपने सिलियरी मांसपेशियों को, सिलियरी मांसपेशियों के तनाव को, सिलियरी मांसपेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने फोकस दूरी के बदलकर दूर या निकट की वस्तु, दूर या निकट की वस्तु, दूर या निकट की वस्तु साफ साफ देखने की क्षमता को क्या कह सकते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता कहते हैं। बोलता है कि मानव नेत्र एक उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किस लेंस की भांति? उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। फिर है कि आंख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है। न दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है। समंजन क्षमता कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, बोल रहा है आगे क्या है, समझिएगा। आगे पॉइंट्स आपको बता रहा है बाबू कि सामान्य आंख की निकट बिंदु माने 25 सेंटीमीटर, यानी याद रखिएगा कि हमारी आंख जो है वह सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी माने कितना नजदीक तक की वस्तु को देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को हमारी आंख देख सकता है। कितना सेंटीमीटर तक के? 25 सेंटीमीटर तक के। कौन देख सकता है? हमारी आंख देख सकता है। फिर से बता रहा हूं कि हमारी सामान्य आंख की निकट बिंदु कितना सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर। तथा दूर बिंदु कितना होती है? अनंत होती है। याद रखिएगा पॉइंट्स। यानी बता रहा है कि सामान्य आंख की निकट बिंदु कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। तथा दूर बिंदु कितना होती है? अनंत होती है। कितना होती है? अनंत होती है। याद रखिएगा बाबू, पूछा जाएगा कि बताइए सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितना होती है, तो 25 सेंटीमीटर। और पूछ सकता है कि सुस्पष्ट की दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत तक देख सकते हैं। और नजदीक कितना देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर तक के किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। कहता अर्थात सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेती है। मैंने बताया दृष्टि प्रास कितना हो सकता है, तो बोल सकते हैं 25 सेंटीमीटर से लेकर के 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की वस्तु को देखने की दूरी, देखने में दूरी जो होता है देखने के लिए जितना हमारा दृष्टि क्षेत्र होता है उसी को कहा जाता है क्या? दृष्टि क्षेत्र कहा जाता है। उसी को दृष्टि क्षेत्र कह सकते हैं। बता रहा है कि सामान्य आंख द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आंख लेंस के रेटिना पर बनता है। याद रखिएगा कि हमारा आंख का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। यानी कोई सवाल पूछे कि मानव नेत्र के
किस भाग पर प्रतिबिंब मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। किस पे बनता है? रेटिना पे। और रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा, वास्तविक वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। यानी याद रखिएगा कि समान आंख द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के लेंस के रेटिना पर बनता है। रेटिना पर कैसन प्रतिबिंब बनता है? कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है बाबू? वास्तविक और उल्टा। यानी सवाल आएगा कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए आगे प्रश्न समझिए थोड़ा सा। आगे क्या है से आगे कह रहा है आपको, आगे कह रहा है कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा कि मानव नेत्र में याद रखिएगा कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष कै प्रकार के? 3 प्रकार के होता है। कै प्रकार के? 3 प्रकार के। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। देखिए, जब बच्चे कोई क्या करते हैं, निकट को देखिए ट्रिक कैसे लगाते हैं याद करने के लिए बच्चे लोग। निकट माने नजदीक और दृष्टि मतलब क्षेत्र और दोष माने निकट के वस्तु दिखाई न देना, लेकिन बिल्कुल ऐसा गलत है। देखिए क्या कहता है, बोलता है जिस नेत्र में यह दोष पाया जाता है, माने निकट दृष्टि दोष पाया जाता है, वह दूर स्थित वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। माने निकट दृष्टि दोष तो निकट के वस्तुआ दिखाई देगा, दूर की वस्तुआ दिखाई नहीं देगा। तो कह रहा है जिस नेत्र में यह दोष पाया जाता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दोष के निवारण के लिए मतलब बता रहा है, सबसे पहले हम समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो बोलेंगे कि जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होती है, यह दोष पाई जाती है, वह वस्तु दूर की स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। यानी किस वस्तु को देख सकता है? तो नजदीक के वस्तु को देख सकता है। तो हम बताया जा रहा है कि इस दोष के माने इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष। बता रहा है, फिर से समझेंगे। यह दोष पाया जाता है वह दूर स्थित वस्तुओं को, यानी जिस नेत्र में यह दोष पाया जाता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दोष के निवारण के लिए माने नहीं देख सकता है, उसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। फिर बता रहा है कि इस दोष के निवारण के लिए अपसारी लेंस या अवतल लेंस कहा जाता है। देखिए, अपसारी का मतलब होता है फैला देना। मतलब इस लेंस के लिए हम अपसारी लेंस या कौन लेंस? अवतल लेंस। माने अपसारी का ही नाम है अवतल। याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का। देखिए, ये 3 अक्षर का है तो 3 के बाद क्या आता है? 4। अवतल कै अक्षर के है? 4 वर्ण का है। माने निकट कै वर्ण का है? 1 2 3 वर्ण का। तो अवतल 1 2 3 4 वर्ण का है। तो बताया जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस का व्यवहार किया जाता है या उपयोग किया जाता है। फिर से बता रहा हूं निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति के नेत्र में पाया जाता है, उस व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर स्थित वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए अपसारी लेंस या अवतल लेंस कहा जाता है। इस प्रकार से हम समझे निकट दृष्टि दोष। चलिए अब आगे है, इस दोष के कारण क्या थे? भाई निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? तो कह रहा है कि नेत्र गोलक का क्या हो जाना? लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का, मान लीजिए कि नेत्र है कोई, यहाँ पे रेटिना है, यहाँ पे रेटिना,
तो यहाँ पे जो नेत्र गोलक जब लंबा हो जाएगा, तो लंबा हो जाएगा तब बताइए यहाँ दृष्टि क्षेत्र छेक लेगा, तो इधर दूरी जाएगा नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना है वो किस दोष का कारण है, तो निकट दृष्टि दोष का कारण है। या नेत्र लेंस का मोटा हो जाना जिसके कारण उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम जाती है। अब जब मोटा हो जाएगा तो उसका उधर क्षेत्र का दूरी जावे नहीं करेगा, एरिया उधर प्रकाश जावे नहीं करेगा, दिखाई नहीं देगा, तो हम प्रकाश को उधर को वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं, तो नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहा है कि नेत्र लेंस का क्या हो जाना, मोटा हो जाना, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम। देखिए इसको जब याद कर लिए ना तो दूर वाला आराम से याद हो जाएगा। बता रहे नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, तो जब दूर कहेगा तो इसमें उसमें लिखेंगे कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इसमें है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, तो उसमें लिखेंगे नेत्र लेंस का पतला हो जाना, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी यहाँ कम जाती है, तो यहाँ लिखेंगे फोकस दूरी बढ़ जाती है। बस यही करना है दूर में। देखिए हम समझें कि नेत्र गोलक का क्या हो जाना, लंबा हो जाना, किसका कारण, तो निकट दृष्टि का। फिर बोला कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना जिसके कारण उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर से समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष का था, तो समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष यह दोष व्यक्ति के नेत्र में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस या अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर बता रहा है कि इस दोष का कारण क्या है, तो बोला कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना जिसके कारण उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इतना लिख करके इस कारण तक लिख सकते हैं, तो 2 नंबर आराम से दे सकता है एग्जामिनर। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव के टाइप पर भी पूछ सकता है इसमें से। फिर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, तो बोलेगा कि निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का दिखाई पड़ता है। चलिए आगे समझिएगा। चलिए आगे समझिए। फिर अगला है बाबू दूरदृष्टि दोष। क्या है, दूरदृष्टि दोष। क्या है, दूरदृष्टि दोष। कहता है कि जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष पाया जाता है वह निकट स्थित माने 25 सेंटीमीटर पर वस्तुओं की स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता है। तो इस दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। एक वो याद हो जाएगा तो एक फ्री में याद हो जाएगा। हमें उसमें क्या था, निकट में समझेंगे, गौर करेंगे निकट में क्या था। तो बोला था कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब जब दूर बोला तो दूर में क्या होगा कि दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। देखिए वही बोल रहा है कि जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष पाया जाता है, देखिए बच्चों, वह निकट स्थित 25 सेंटीमीटर पर बच्चों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। बच्चों हमारी आंख जो है वह जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष पाया जाता है वह निकट स्थित 25 सेंटीमीटर पर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अभिसारी या उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस को दूर करने के लिए बाबू, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग किया करते हैं। फिर से समझेंगे दूरदृष्टि दोष। कहेंगे जिस नेत्र में निकट स्थित अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से हम नहीं देख पाते हैं तो हम उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का उपयोग किया करते हैं। बस यही तो है बाबू।
चलिए आगे देखिए, आगे क्या है से समझिए। आगे इस दोष के कारण क्या है, देखिए उस दोष के कारण याद है तो इस दोष का कारण बिल्कुल उसका उल्टा है। बोला नेत्र गोलक का, उसमें क्या था, देखिए उसमें बोला था कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, क्या हो जाना, लंबा। तो देखिए एकरा में कह रहा है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। हम बोले ना एक याद कर लिएगा तो एक फ्री में है। नेत्र गोलक का क्या हो जाना, छोटा हो जाना। किस दोष का कारण है, दूरदृष्टि दोष का। किस दोष का, दूरदृष्टि। देखिए नेत्र लेंस का वहां था कि मोटा हो जाना, तो यहाँ क्या है, पतला हो जाना। अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ जाना, तो वहां क्या था, कम जाना। हम बोले एक उल्टा है, याद एक करिएगा तो एक फ्री में मिल जाएगा। तो बता रहा है कि इस दोष के कारण क्या है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, पहला कारण। दूसरा कारण कि नेत्र लेंस का पतला हो जाना, दूरदृष्टि दोष का कारण पढ़ रहे हैं, अर्थात उसकी फोकस दूरी क्या हो जाना, बढ़ जाना। चलिए फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष बताते हैं कि निकट दृष्टि दोष उसको कहते हैं जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कौन से कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए प्रयोग करते हैं किस लेंस का बच्चों, अवतल लेंस का। अवतल या अपसारी लेंस का। अपसारी और अवतल दोनों एक ही है बाबू, ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि निकट का कारण, तो यहाँ बोल हम याद करे थे ओकरा में कि नेत्र गोलक का क्या हो जाना, क्या हो जाना, लंबा हो जाना। क्या हो जाना, लंबा हो जाना। तो इसमें यह क्या है कि नेत्र गोलक का क्या हो जाना, छोटा हो जाना। किसमें, दूर में। फिर उसमें याद किए कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। निकट में याद किए कि नेत्र लेंस का क्या हो जाना, मोटा हो जाना, जिसके कारण उसका फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम जाती है। क्या हो जाती है, कम जाती है। तो हम दूर का याद कर रहे हैं कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। फिर याद किए कि नेत्र लेंस का क्या हो जाना, पतला हो जाना, अर्थात उसकी फोकस दूरी क्या हो जाना, बढ़ जाना। चलिए दो को दोष समझ गए, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष को दूर किससे किया जा सकता है, तो उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। अच्छे से देखिएगा वीडियो को बच्चों, आपको समझ में पूरी गारंटी है कि आ जाएगी। चलिए देखिए आगे, जरा दृष्टि दोष क्या है। ये कह रहा है जरा दृष्टि दोष क्या होता है। कहता है कि उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में, माने बुढ़ापा में, नेत्र लेंस की लचक कम हो जाना। लचक माने उसकी सिलियरी मांसपेशियां क्या हो जाना, बढ़ जाना, जिसके कारण सिलियरी मांसपेशियां या समंजन क्षमता कम हो जाती है। सिलियरी मांसपेशियां क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसमें यह दोष उत्पन्न हो जाता है। जिसमें क्या हो जाता है, यह दोष उत्पन्न हो जाता है। रिलेटिव यह कहा जाए कि उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में नहीं तो नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ती है और नहीं दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, तो ऐसे दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी अच्छे से लिखेंगे एग्जाम में, तो कह रहा है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में यह नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है, जिसके कारण लचक माने फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने वाला, जिसके कारण सिलियरी मांसपेशियां की समंजन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सिलियरी मांसपेशियां की, जिससे यह दोष उत्पन्न हो जाता है। यह दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है। याद रखिएगा किस लेंस का, बाइफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है। किस लेंस को, तो जरा दृष्टता को दूर करने के लिए हमें 3 प्रकार का क्या था, दोष पढ़ना था। किसमें, मानव नेत्र में। किसमें, मानव नेत्र में। चलिए समझे हम कि निकट दृष्टि दोष को किससे दूर कर सकते हैं, निकट को तो अवतल से। किससे, अवतल से। दूर को किससे दूर कर सकते हैं, तो उत्तल से। किससे, उत्तल से। जरा को किकरा से दूर कर सकते हैं, तो बाइफोकल से। इतना प्रकार के हमें क्या पढ़ना था, दोष पढ़ना था। अगर इस पूरा का डिटेल्स में लिखिएगा तो 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है बाबू, आगे समझनी है हमें
देखिए बोलता है श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न अवयवों में, माने अपने अलग अलग अवयवों में विभाजित या अलग होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कहता है श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न अवयवों में विभाजित या अलग होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। देखिए वर्ण विक्षेपण कैसे कहा जाता है, इसे थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखिए मान लिया जाए कि यह कोई प्रिज्म का एक सतह लिए, प्रिज्म का एक सतह लिए, प्रिज्म का एक सतह लिए, यहां से श्वेत प्रकाश गुजारे, श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश जैसे गुजारेंगे तो ये अपना अभी कै रंग में विभाजित हो जाता है, तो इसको आगे चल करके जिस पट्टी पर प्राप्त होता है उस पट्टिया को, माने इस पूरा घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। यही चीज आपको बता रहा है कि श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न अवयवों में विभाजित या अलग होने की घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण। यानी बोलेंगे कि प्रिज्म से गुजारने के बाद जब श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। इसका ट्रिक है ला, यही इसका ट्रिक है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस प्रकार से इसको क्या किया जाता है, याद किया जाता है। चलिए देखिए आगे क्या बता रहे हैं इसे। देखिए आगे आपको लिखा भी होगा, श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को वर्णपट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्णपट। जो पट्टी लाया ना वो पट्टी को वर्णपट कहा जाता था, और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। यह निम्न क्रम में प्राप्त होता है। पहला बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा क्या, लाल। संक्षेप में इसे बैजानी है क्या कहा जाता है, पैनाला, यानी VIBGYOR कहा जाता है संक्षिप्त में। मतलब बता रहे श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को क्या कहा जाता है, वर्णपट, या इंग्लिश में स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यह निम्न क्रम में प्राप्त होता है, जैसे बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया तथा क्या, लाल हो गया। चलिए याद देखिए आगे बातें क्या है से। कहता है आगे कि बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसीलिए बाबू देखिएगा कि लाल रंग अगर रात्रि में दिखाई, कहीं दूर भी टावर पर लगे हुए रहता है तो लाल ज्यादा दिखाई देता है। इसीलिए तरंगदैर्घ्य के चलते ही लाल रंग को खतरा में उपयोग किया जाता है। खतरा ने पूछता है कि लाल रंग, खतरा का निशान लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। और किस कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आगे श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का क्या होता है, सबसे कम। देखिए जब तरंगदैर्घ्य जिसका अधिक होगा उसका विचलन सबसे क्या होगा, कम होगा। देखिए तो यहाँ लाल का विचलन क्या कह रहा है, लाल रंग का विचलन
कम कह रहा है। और यहाँ कह रहा है कि बैंगनी रंग का विचलन जो है सबसे क्या है, अधिक होगा। किस रंग का, बैंगनी का। याद रखिएगा बाबू, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंगनी रंग का विचलन क्या होता है, अधिक। लाल रंग का विचलन क्या होता है, कम। कहता है किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में कहता है कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। माने कोई कण पर पड़कर के क्या होता है कि प्रकाश बहुत सारी दिशाओं में इधर 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 सारी दिशाओं में फैल जाती है, तो उसके हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। कहता है किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइडी कहा जाता है। किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है, तो निलंबन को क्या कहा जाता है, कोलाइडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, कोलाइडी कहा जाता है। तथा कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। देखिए एग्जाम में यही पूछा जाता है 2 मार्क्स का सबसे ज्यादा, कि टिंडल प्रभाव किसको कहते हैं। तो कहता है कि किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइडी कहा जाता है, तथा कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन के क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चलिए आगे समझेंगे हम लोग। कहता है श्वेत प्रकाश के बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग का सबसे क्या होता है, कम होता है। यानी तरंगदैर्घ्य किसका सबसे ज्यादा था, लाल का। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम, बैंगनी का। विचलन सबसे ज्यादा किसका, बैंगनी का। विचलन सबसे ज्यादा कम किसका, लाल का। फिर कह रहा है प्रकीर्णन किस रंग का सबसे अधिक, तो बैंगनी का। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, माने सारी दिशाओं में छितराता सबसे कम है, लेकिन बैंगनी ज्यादा। चलिए आगे देखिए जाए। चलिए यहाँ तक हम पढ़ रहे थे कि श्वेत प्रकाश के बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग का क्या होता है, सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। किसका सबसे कम होता है, तो लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है और बैंगनी रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। तारों का टिमटिमाना किसका, टिंडल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं। फिर इसमें सारे सूर्योदय 2 मिनट पहले, 2 मिनट मतलब कि सूर्योदय के पहले 2 मिनट लाल दिखाई देना, सूर्यास्त के बाद 2 मिनट तक लालिमा दिखाई देना, प्रकीर्णन के कारण इस सब घटना को पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रश्न को इस चैप्टर में जितना ऑब्जेक्टिव सेक्शन का पॉइंट था उस पॉइंट्स को हमने क्या किया, समझा। इस पॉइंट्स के बारे में हम लोग समझा। अब इसके चैप्टर के बारे में ऑब्जेक्टिव देखिए किस प्रकार से पूछा जाता है, वह ऑब्जेक्टिव की बातें अब हम इसमें करेंगे। ऑब्जेक्टिव का जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो पढ़ लिए। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। हम ऐसे वीडियो डेली लेकर के आते रहते हैं, आप अच्छी से वीडियो को देखिएगा। आपको ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे इस चैनल का नाम है, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि नैन्सी स्टडी सेंटर मेरा यूट्यूब चैनल है। इसे आप प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड बढ़ाइए, शेयर करिए भी।